जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आईटीआई सेकेंड ईयर का 20 क्वेश्चन बताया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 21 से। जी हाँ, और ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, मजबूत पासवर्ड बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। देखिए, जब आप कभी फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड फिल करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके लिए एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस ये होता है कि कोई पहले आप अक्षर लिखिए और वो जो अक्षर होना चाहिए कैपिटल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आर मैंने लिख दिया, उसके बाद कोई संख्या आपको लिखना है, जैसे 3 लिख दिया या आपने 4 लिख दिया। उसके बाद कोई यहाँ पे विशेष आपको चिन्ह ऐड करना पड़ता है, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैच यहाँ पे करते हैं या बहुत सारे लोग यहाँ पे एट यहाँ पे बना देते हैं। उसके बाद कोई मिश्रण सा आपको चिन्ह यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ता है या कोई वर्ड इंडिकेट करना पड़ता है अक्षर। तो यहाँ पे आप दोबारा आर लिख सकते हैं या डबल आर भी लिख सकते हैं। कम से कम यहाँ पे 6 होता है, 6 अंक का ये पासवर्ड होता है। किसी किसी में 4 अंक का भी मांगा जाता है। तो एक जो मजबूत पासवर्ड बनता है ये इस प्रकार बनता है। और यहाँ पे ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन सी दिया गया है। पहले अक्षरों, उसके बाद संख्याओं और उसके बाद विशेष चिन्ह का मिश्रण का उपयोग करना एक मजबूत पासवर्ड के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 22, जिसमें पूछा जा रहा है सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, कीवर्ड फिल करता हूं या टाइटल जो मैं फिल करता हूं ऐसा टाइटल यहां पे फिल करता हूं जो लोग सर्च करें तो उनके सर्च फीड में देखने को मिले। उसी प्रकार यहां पे जो सर्च इंजन होता है ये यही काम करता है। मतलब कि जिस टॉपिक पे आप काम करें उस टॉपिक से चीजें जो लोग सर्च कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाने का काम करता है ये सर्च इंजन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या जिस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं वो आप कहीं सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सर्च में क्या आ रहा है, वो उसके अनुसार आप टाइटल रखेंगे। मैं एक तरह से उदाहरण के तौर पे आपको यूट्यूब का नाम ले रहा हूँ, लेकिन अलग जो यहाँ पे प्रोसेस है ब्लॉग में भी आप देखेंगे या फेसबुक पर भी आप देखेंगे या कहीं आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है जो सर्च में आए, तो उसी को बोला जाता है सर्च इंजन। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लाउड जो कि इस समय क्लाउड एआई है जो काफी तरह से यहाँ पे जो है काफी वायरल है, लेकिन एक क्लाउड यहाँ पे होता है जो मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा। जो भी आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, जो आपका ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी से गूगल ड्राइव एक होता है वो जुड़ा होता है। और जो भी आप चीज़ें डाउनलोड करेंगे फाइल के रूप में, जैसे आपने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है तो वो सीधे जो जाता है गूगल ड्राइव में ओपन होता है। या आप कोई बाहरी एप्लीकेशन यदि यूज करते हैं तो वो उसमें ओपन होता है। लेकिन गूगल जो ड्राइव होता है ये मोबाइल के लिए होता है। कोई फोटो आपने उसमें यदि भेज दिया तो वो हमेशा रहता है, कभी उड़ता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कराते हैं और ईमेल में कहते हैं कि हमने ईमेल में सेव करके रखा है, तो वो ईमेल केवल नाम का होता है, वो गूगल ड्राइव में वो सेव करते हैं और जब चाहे वो किसी भी मोबाइल फोन में या किसी भी लैपटॉप में वो ईमेल आईडी फिल करते हैं जिस ईमेल आईडी से उनका गूगल ड्राइव है, और उसी को गूगल ड्राइव में जाकर ओपन करते हैं और वहां से अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है जो क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे कहा जा रहा है उसका एक उदाहरण माना जाता है गूगल ड्राइव को। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है गूगल ड्राइव, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी को सत्यापित मतलब कि वेरीफाई क्यों करना चाहिए। देखिए, हर एक चीज़ जो है इंटरनेट पे सही नहीं होती है। खासतौर पे यदि हम बात करें तो ज़्यादातर जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आपको अफवाहें देखने को मिलती है, झूठी चीज़ें देखने को मिलती है और झूठी चीज़ें जो होती है काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है। और ये जो है इसको वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। तो कैसे आप वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, अलग-अलग आप प्लेटफ़ॉर्म पे देखिए, क्या वो सच में वो चीज़ें यहाँ पे अलग, जैसे कोई आपने न्यूज़ देखा, गाँव का अपने या बाहर का देखा और आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो आप क्या करेंगे? बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म है जैसे यूट्यूब हो गया या कोई अलग प्लेटफ़ॉर्म हो गया, गूगल आ गए, वहाँ पे आप उसी से संबंधित चीज़ें जो सर्च करेंगे, जो उन्होंने टाइटल में दे रखा है। अगर ये वो सही आता है, उसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती है अलग-अलग यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म पे, तब तो आप समझिएगा कि सही है, अन्यथा वो गलत है। तो ये एक तरह से कहा जाता है कि इसको वेरीफ़ाई करना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ जानकारी गलत या भ्रामक हो सकती है, तो इसको यहाँ पे सत्यापित करना ज़रूरी होता है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फिशिंग क्या है। देखिए, ये मछली वाला फिशिंग नहीं है, ये अलग फिशिंग है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका भी प्रोनाउंसिएशन फिशिंग ही है, लेकिन वो मछली वाला फिशिंग अलग होता है और ये फिशिंग अलग होता है। फिशिंग जो होता है साथियों, ये जैसे यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी चुराने वाला साइबर धोखाधड़ी का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है फिशिंग, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दस्तावेजों के लिए सामान्यतः कौन सा फाइल फॉर्मेट उपयोग किया जाता है। दस्तावेज मतलब कि पीडीएफ की बात किया जा रहा है, तो पीडीएफ यहाँ पर आपका भी ऑप्शन दिया भी गया है। तो दस्तावेज साझा करने के लिए पीडीएफ जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। बाकी MP3 तो आपको मालूम है ये गाना के लिए होता है, ऑडियो फाइल के लिए होता है। और जो जेपीजी यहाँ पे दिया गया है ये इमेज फॉर्मेट के लिए होता है। जैसे जो आप मैं यहाँ पे थंबनेल जो भी यहाँ पे बनाता हूँ तो वो किस में बनाता हूँ, जेपीजी में बनाता हूँ, और उसी को लेकर ये यहाँ पे जेपीजी लिखा गया है। और MP4 क्या होता है, जैसे इस समय तो आप HD वीडियो देखते हैं, लेकिन जो छोटी मोबाइल होती है उसमें आप देखिएगा MP4 प्लेयर आपने नाम सुना होगा। इस समय तो HD प्लेयर आ चुका है, लेकिन MP4 जो प्लेयर होता है ये वीडियो के लिए होता है, वीडियो फाइल के लिए होता है। बाकी हमारा जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दस्तावेजों के लिए सामान्यतः कौन सा फाइल फॉर्मेट उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है PDF, रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है ईमेल की सब्जेक्ट लाइन का उद्देश्य क्या है। तो ईमेल के सब्जेक्ट लाइन का सबसे बड़ा यहाँ पे उद्देश्य है कि ईमेल का मुख्य विषय को बताना, मतलब कि आप जिसको ईमेल कर रहे हैं, ईमेल करें तो कोई काम ही होगा। जैसे मैं व्हाट्सएप के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह मैसेज कर रहा हूँ, तो कोई काम होगा या कोई मेरे पास ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो मैं भेज रहा हूँ, तो उसी चीज़ से यहाँ पे ईमेल होता है। हालांकि ईमेल जो होता है ये सुरक्षित होता है, ये व्हाट्सएप की तरफ नहीं होता है। आप ईमेल को यदि भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, आप लंबा वीडियो भी भेज सकते हैं, लंबा फाइल भी भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप में आप लंबा यहाँ पे वीडियो नहीं भेज सकते, लंबा फाइल नहीं भेज सकते। तो ईमेल जो होता है एक तरह से यहाँ पे विशेष चीज के लिए होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखेंगे, तो आप जिस बारे में भेजना चाहते हैं वही तो लिखेंगे। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ईमेल का मुख्य विषय, मतलब कि जिस चीज के लिए हम भेज रहे हैं वो चीज हम लिखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी डिजिटल आदत है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया अपना पासवर्ड सभी को बताना, हालांकि अपना पासवर्ड तो कोई किसी को नहीं बताता है, तो ये तो एक डिजिटल के लिए सही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। और बी ऑप्शन दिया गया है सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करने के बाद लॉग आउट करना, ये बिल्कुल सही है। सार्वजनिक का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप कई रिलेशन में गए और आपके पास मोबाइल भी है लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं है। मैं एक तरह से आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मोबाइल चार्ज नहीं है और आपके पास कोई ईमेल है और ईमेल से कोई डॉक्यूमेंट निकालना है, जैसे आपका फोटो है, डॉक्यूमेंट या कोई PDF आपने बना रखा है जिसमें आपका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, तो उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो उस क्या करेंगे, आप ईमेल के अपना ओपन करेंगे,
ईमेल ओपन करेंगे, गूगल ड्राइव में जाकर अपना जो भी यहाँ पर आपका चीज़ है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आप उसे डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप ईमेल को वैसे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये दूसरे का मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, तो उसको आप लॉग आउट करेंगे। तो उसी को लेकर ये यहाँ पे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करने के बाद लॉग आउट करना, ताकि कोई जब भी दोबारा कोई यहाँ पे आपका ईमेल आईडी फिल करके लॉगिन करेगा तो पासवर्ड उससे मांगा जाएगा। तो पासवर्ड आप किसी को नहीं बताना चाहिए, यही यहाँ पे कहने का मतलब है। तो ऑप्शन आपका भी यहाँ पे सही हो जाएगा कि सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करने के बाद लॉग आउट कर दें, ताकि कोई दोबारा आपका ईमेल आईडी ओपन न कर पाए आपके सिवा। क्लियर है? आपका यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, जहां पे साथियों पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है। देखिए, इस समय ऑनलाइन शिक्षा काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी भी हो चुका है, क्योंकि हर जगह यहाँ पे सही यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने की यहाँ पे सुविधा नहीं है। और जैसे मैं आपको मोबाइल के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, तो ये डिजिटली पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या आपको फ़ायदा मिला है, मैं एक जगह से पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग जगहों से आप एक ही चीज़ को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अलग अलग विषयों पे पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से पढ़े। जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें बहुत सारे लोग तैयारी भी करते हैं घर बैठे। कोई यहाँ पे घर बैठे दिल्ली का क्लास यहाँ पे ज्वाइन किया है, दिल्ली से कोई टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, तो वो घर बैठे यहाँ पे पढ़ रहा है, तो ये काफ़ी यहाँ पे सुविधा मिलती है। तो ये जो होता है, यही ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि इंटरनेट की सहायता से कहीं से भी सीखना हो गया, पढ़ना हो गया, याद करना हो गया, ये सब यहाँ पे शिक्षा से ही संबंधित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा, इंटरनेट की सहायता से कहीं से भी सीखना, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आज के समय में डिजिटल साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि तकनीक का प्रभाव और सुरक्षित उपयोग को सीखना, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं डिजिटल साक्षरता। साक्षरता का मतलब ये होता है कि नई नई यहाँ पे चीज़ें सीखना, ये साक्षरता के अंतर्गत आती है। मान लीजिए आप किसी यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे उतनी यहाँ पे जैसे आप आईटीआई के छात्र हैं, मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कॉलेज है, कॉलेज में वो सुविधा नहीं है पढ़ाने की। लेकिन आप मोबाइल के द्वारा आप यूट्यूब पर या किसी अलग प्लेटफॉर्म पर देख के मशीनों के बारे में जान सकते हैं। हालांकि आपके स्कूल में यदि आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके परीक्षा में पूछेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चाहे आपको पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, प्रश्न तो बनेगा ही, वो आपको सीखना जरूरी है। चाहे आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आप किसकी सुविधा लेंगे, ऑनलाइन की सुविधा लेंगे। अलग अलग यहाँ पे टीचर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आईटीआई का कोर्स कराते हैं, आप वहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसको यहाँ पे बोला जाता है नई नई यहाँ पे चीज़ें सीखना, जो आपको नहीं मालूम है वो नई चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हैं, अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अलग चीज़ों के माध्यम से। तो ये जो आता है एक नई तकनीकी के अंतर्गत आता है, जो इसको बोला जाता है कि ये सीखना यहाँ पे उपयोगी है, ये सीखना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यह तकनीक का प्रभावी और सुरक्षित उपयोग करना सिखाती है, जिसको हम यहाँ पे डिजिटल साक्षरता के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्वरोजगार का उदाहरण क्या है। स्वरोजगार का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लेंगे, उसके बाद आसानी से आप ऐसे यहाँ पे सवाल आएगा तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे। देखिए, स्वरोजगार का मतलब ये होता है कि कोई निजी चीज़ है, जैसे माने आपने दुकान खोल लिया, या जिसको कहा जाता है कि आपने बिजनेस खोल लिया, या आप किसी पे निर्भर नहीं है, खुद आप यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, तो वो जो होता है स्वरोजगार के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए दिया गया है, व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषय का कौशल सीखना। ये अपने क्षेत्र में बात किया जा रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में। तो निजी शिक्षक मतलब कि प्राइवेट शिक्षक है और आप स्वयं सेवा दे रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरह से यहाँ पे आप अपना रोजगार खुद यहाँ पे है। आप ऐसे नहीं कर रहे कि आप नौकरी की तलाश में कि सरकारी नौकरी आएगी, फॉर्म हम फिलअप करेंगे, उसके बाद मास्टर बनेंगे, उसके बाद पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है, ये सरकारी नौकरी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो यहाँ पे आप निजी है, प्राइवेट सेक्टर से आप है, प्राइवेट आप टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, मतलब कि आपको उसमें जिज्ञासा है, पढ़ा रहे हैं, तो ये जो आता है स्वरोजगार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आप स्वरोजगार कैसे शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया जाए, आपके पास कोई रोजगार नहीं है और आपको यहाँ पे पैसों की जरूरत है, आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन आप शुरू कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिले, जैसे काम के बारे में सीखिए और छोटे छोटे कोर्स करें। जैसे जो चीज़ आपको जानकारी नहीं है आप उसको सीखेंगे तभी तो आप उससे यहाँ पे काम करें। जैसे आपको मोटर यहाँ पे बनाना है, मोटर की वाइंडिंग आपको करना है, तो मोटर की वाइंडिंग आपको करने नहीं आता है तो कहीं जाकर आप सीखेंगे तभी तो आप दुकान खोलेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे मोटर आएगा उसके बाद आप उसको बनाना शुरू करेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से सीखेंगे तब करेंगे। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। और अपने विचार को छोटे स्तर पे आजमाएं, ये भी सही है। और चैट, स्थानीय विज्ञापन और दोस्तों की मदद से प्रचार करें, ये भी बिल्कुल सही है। छोटे रोजगार में ये भी आपका आ जाएगा स्वरोजगार में, क्योंकि स्वरोजगार मतलब कि उतना आपको कोई नहीं जानेगा। देखिए, यदि आप डॉक्टर की पढ़ाई करके आते और आप अपना अपना खुद का यहाँ पे डॉक्टरी ओपन करते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि हाँ ये डॉक्टर की पढ़ाई की है और यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर है, आप सब कुछ यहाँ पे जानते हैं, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको कोई नहीं जानेगा। तो उसके लिए आपको प्रचार की जरूरत पड़ेगी कि हाँ इस फील्ड में हमें जानकारी है, हमने प्रैक्टिकली किया है, भले ही डिग्री नहीं है। तो ये क्या आएगा, एक तरह से प्रचार करना इसका जरूरी होता है। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और जितने भी यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिए गए ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रोहन को फोटोग्राफी का शौक है और वह अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? फोटोग्राफी का शौक है मतलब कि कौशल विकास और एक तरह से प्रशिक्षण, सफल रोजगार को मजबूत नींव यहाँ पर है। मतलब उनको जानकारी है उसके बारे में, फोटोग्राफी करना चाहते, अब उनको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे दिया गया फोटोग्राफी सीखना और बेसिक कोर्स करना, मतलब कि उसी फील्ड में उनको काम करना चाहिए, ऐसे आप यहाँ पे कह सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि काम के लिए प्रवास करने का क्या अर्थ है? प्रवास, प्रवास का मतलब यहाँ पे ये होता है साथियों, जैसे यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया गया है, उसी शहर में नौकरी बदलना, ये आपका सी ऑप्शन। मतलब कि कोई आप नौकरी पहले आप कर रहे हैं और उसमें आपकी रुचि नहीं है, आप उसको बदलना चाहते हैं, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नौकरी के लिए दूसरे स्थान पे जाना। क्लियर है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोग काम के लिए प्रवास क्यों करते हैं? लोग काम के लिए प्रवास मतलब कि आपको काम नहीं मिल रहा है तभी तो आप यहाँ पे काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बेहतर रोजगार के लिए अवसर पाने के लिए आप क्या करें, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो इसी को प्रवास बोला जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। बेहतर रोजगार के लिए अवसर पाने के लिए हम क्या करेंगे, एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अब मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी में जाएंगे। तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अनुसार इंटरव्यू कराया जाएगा और जो भी यहाँ पे काम होगा कंपनी में उस पर लगाया जाएगा जो हमारी योग्यता है उसके अनुसार। तो इसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, बेहतर रोजगार के लिए अवसर पाने के लिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने से पहले स्नेहा को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मतलब है कि यहाँ पे जो है स्नेहा नाम से इंडिकेट करके ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूसरे शहर आपको जाना है वो भी नौकरी के लिए, तो आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला दिया गया यात्रा और रहने का खर्च। जी हाँ, पहले तो आप ये कन्फर्म करेंगे कि कंपनी में क्या व्यवस्था है, क्या कंपनी मुझे खाने के लिए यहाँ पे व्यवस्था कर रही है, कैंटीन की व्यवस्था है या नहीं है, रहने की व्यवस्था है या नहीं है, ये तो आप पता करेंगे। ये तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नौकरी में सीखने और विकास के अवसर, ये भी सही है, क्योंकि जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, जिस भी आपको क्वालिफिकेशन के भाग रखा गया है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको आता होगा।
हालांकि क्वालिफिकेशन है आपका, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं आता होगा तो आप उसमें सीखेंगे, तो ये भी जरूरी है। और सी ऑप्शन दिया गया अधिक आय और बचत की संभावना, तो ये तो आपके ऊपर खर्च के ऊपर निर्भर करता है, ये अलग चीज है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि काम के लिए कतर जाते समय राहुल को सुरक्षित प्रवास हेतु क्या करना चाहिए। तो इसमें जैसे दिया गया स्थान और सुरक्षा की जानकारी लेना, मतलब कि जिस स्थान पे जा रहे हैं उसके बारे में जानना। ऑनलाइन माध्यम से आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और भी बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म है, गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि वो क्षेत्र कैसा है, सुरक्षा के तौर पे कैसा है, स्थान रहने लायक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। और बी ऑप्शन दिया गया जाने से पहले नौकरी की पुष्टि करना, मतलब कि जिस स्थान पे आप जा रहे हैं, जहां पर आपको भेजा जा रहा है वहां पे कंफर्म करना कि हाँ ये जो है यहाँ पर ही हमको जाना है, हमारा नौकरी यहाँ पे पक्की है या नहीं है, इसको पहले यहाँ पे देखना। जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है ज्वाइनिंग के लिए वो सारी चीज यहाँ पे देखना। और सी ऑप्शन दिया गया महत्वपूर्ण दस्तावेज और बैंक खाता तैयार करना, ये तो सबसे जरूरी चीज है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम डी करेक्ट मारेंगे। सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बेंगलुरु जाने से पहले कल्पना को क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई यहाँ पे लड़की है जिसका नाम यहाँ पे कल्पना है, यदि उन्होंने रिज्यूम बनाया, कोई कंपनी में गया, इंटरव्यू हुआ और उनका सिलेक्शन हो गया और उनको जो जाना है बेंगलुरु जाना है, तो वो क्या क्या यहाँ पे देखेंगी तब यहाँ पे बेंगलुरु जाएंगे। तो सबसे पहले वो देखेंगी बेंगलुरु में रहने की जानकारी, मतलब कि रहने की व्यवस्था है या नहीं है। उसके बाद कंपनी में हमें क्या काम करना है ये बारे में जानकारी, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेंगलुरु में रहने की जानकारी प्राप्त करना ये विशेष है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 39 को, जहां पे पूछा जा रहा है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी जो यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे आईटीआई से जुड़ी जानकारी देखने को मिलती है, खास तौर पे स्किल इंडिया के तहत ही यहाँ पे आती है। अभी एक प्लेटफॉर्म हो चुका है जिस पर आप आईटीआई का रिजल्ट देखते हैं, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये किस लिए बनाया गया है। तो ये बनाया गया है शिक्षा के लिए, कौशल विकास के लिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, देखिए करेक्ट आंसर, ऑनलाइन सिखाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आपको स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको उपयोग करना है, आप किस चीज में कर सकते, कैसे आप कर सकते, इसको लेकर यहाँ पे सवाल है। तो इसको पहले तो ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए या लैपटॉप भी चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, और दूसरी चीज इसमें यहाँ पे इंटरनेट होना चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्या चीज इसमें क्या सिखाया जा रहा है और किस चीज के लिए यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये बनी है उसके बारे में, तभी तो आप जानेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है, कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल फोन पर, तो इसको आप ओपन करेंगे, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। और इसका पार्ट 1 वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।